बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 99 कॉन्क्लेव को बेहद पसंद कर रहे हैं। पसंद करने के बावजूद भी आप उसमें सवाल कर रहे हैं, जिस सवाल को हम अपने आए हुए गेस्ट से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई हमारे जर्नलिस्ट हैं जो आपके पास जा रहे हैं, आपसे सवाल ले रहे हैं, हमारे गेस्ट से सवाल कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय विधानसभा चुनाव जब हो तो उसमें आप अपना सही नेता चुन सके। 99 कॉन्क्लेव के 7वें दिन आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 एनजीओ से 3 योद्धा। इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से शिक्षा समेत अन्य मानव सेवा में एक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के मंच पर मौजूद हैं रोटी यूथ बैंक एनजीओ के संस्थापक एवं अध्यक्ष रवि शेखर जी। हम चाहेंगे कि आप उनका तालियों के साथ स्वागत करें। शुभ आरंभ एनजीओ की चेयरपर्सन भावना सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्लीज उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और नेशनल एनिमल एक्टिविस्ट के सोशल चेयरपर्सन और पशु प्रेमी राणा प्रताप जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आप तीनों का 99 कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और एनजीओ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि ऐसे गैर संगठन हैं जहां पर जब भी किसी आम आदमी की को जरूरत पड़ती है तो ये देखा गया है। हमने भी अपने न्यूज के माध्यम से कई बार आपको दिखाने की कोशिश की है। याद होगा आपको, जब कोरोना काल चल रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो रोटी बैंक ने अपना बहुत अहम योगदान दिया था। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे वक्त में जब और भी मौके आए, हम चाहेंगे कि ना आए, लेकिन आए तो इसी तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तीनों गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन उन्हें सम्मानित दिल से करने का मन कर रहा है, क्योंकि एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जहां पर लोग उम्मीद लगाते हैं कि वो अगर संस्था उनके पास पहुंची है तो उनको मदद जरूर मिलेगा। तो एक बार आप तीनों का फिर से इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। यकीनन 99 कॉन्क्लेव आप तीनों को यहां मौजूद देख करके गौरवान्वित हो रहा होगा। सवाल भावना जी आपसे सबसे पहला है कि ऐसी क्या जरूरत आप लोगों को रहती है, कमी रहती है, जब आप लोगों के पास मदद करने के लिए जाते हैं तो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं कि आपको किस तरह की मदद मिले जो नहीं मिल पाती है? एक्चुअली में सरकार का ध्यान जाता नहीं है वो स्लम्स एरिया में, जिन लोगों को हम लोग फूड डोनेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो हम लोग अपने स्तर से बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हम लोग खाना दें, पानी दें और जिस तरह की ज़रूरतें उनको पूरा करें। लेकिन अगर इसी चीज़ की मदद के लिए हम किसी भी पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियन के पास या किसी तरह के लोग के पास जाते हैं जिनसे हमें मदद की उम्मीद होती है, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो नोटिस नहीं होता है, या हमें बार बार ये बोला जाता है कि आप बाद में आइए, या फिर आप प्रेजेंटेशन बना के लाइए, या फिर आप लिखित रूप में लाइए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को बार बार वहाँ जाना पड़ता है। तो इन दैट केस हम लोग उस चीज़ को फिर इग्नोर कर देते हैं और खुद से ही जितना हो सके वो काम करते हैं। फिर हमारे साथ राणा प्रताप जी भी हैं, पशु प्रेमी हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आप जानवरों का खास तौर से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के तरफ से दी जाती है कि जैसे बहुत सारे आवारा पशु अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सड़कों पर, जो रहते हैं आए दिन, उनसे एक्सीडेंट भी होता है, तो उस संबंधित पहले आप उनके बारे में कुछ बताएं ताकि फिर हम आगे के चीज़ों को जान सकें। राणा, सबसे पहले आज नेशनल प्रेस डे है, उसके लिए सभी पत्रकारों को और संपादक महोदय, धनबाद के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं। और मुझे इस मंच में बुलाया गया है, इस जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही धनबाद का एक बहुत ही गंभीर विषय है, जो आवारा पशुओं को लेकर, स्ट्रे कैटल्स एनिमल्स को लेकर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और धनबाद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी संबंधित विभाग हैं, गवर्नमेंट विभाग हैं, ये लोग मुखदर्शक बने हुए हैं। इनको हम लोग को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों को इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उसके बावजूद भी इन लोग मतलब आराम से अपना सब जस्ट ड्यूटी कर रहे हैं। इनको जस्ट ये है कि हमको अपना ड्यूटी करना है, अपना सैलरी उठाना है, इनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता। तो ये बहुत गंभीर विषय, आप यूट्यूब में खोल के देख लीजिए। स्ट्रे कैटल्स को लेके काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं, आए दिन दुर्घटना होती है, हम लोग के पास फ़ोन आते हैं, हमारे पास भी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है।
हम लोग भी जितने लोग 10 साल से जब काम कर रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, सभी न्यूज़ चैनल इसको कवर करते हैं। धनबाद में जो भी एनिमल्स को लेकर इश्यूज़ होती है, एनिमल्स क्रूलिटी को लेकर भी जो भी इश्यूज़ होती है, सब कोई देखते हैं, लेकिन लोगों में ये मानवता आ ही नहीं रहा है। सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है या डिस्ट्रक्शन है? क्योंकि ये नेचर है, ये नेचर का एक पार्ट है। सबको यहाँ इक्वल राइट्स है रहने का, एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो। तो अब तो आप देख ही रहे होंगे कि लोगों का जो हेल्थ कंडीशंस है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, ये लापरवाही हो रही है। आए दिन न्यूज़ में आ रहे, कल भी एक न्यूज़ हॉस्पिटल्स का केस आया कि चूहे ने पूरी बॉडी को खरीद दिया। तो अब जब इंसानों के ऊपर ही ऐसा इश्यूज़ है तो जानवरों पे कोई नज़र देना ही नहीं चाह रहा। तो मैं पीछे 10 साल से इसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। और हमारे चेयरपर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, मैं श्रीमती मेनका संजय गांधी, वो मैं उनके लिए गर्व फील करता हूँ। और सभी देश के जितने भी इंडिया के एनिमल लवर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो महिला बाल विकास मंत्री भी रह चुकी है कैबिनेट की, तो उनका जो इमोशन से हमेशा एनिमल्स के साथ जुड़ा रहा है। और हम लोगों के इस लड़ाई में वो हमेशा हम लोगों के साथ है। कभी भी कुछ भी इश्यूज होते हैं तो वो तुरंत फ़ोन कर देते हैं। मतलब ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बिना रेफरेंस का कोई काम नहीं होता है, तो अल्टीमेटली उनका फ़ोन आता है, तब जाके सिस्टम खड़ा होता है, तब जाके इसमें काम होने लगती है। आप समझ लीजिए ये ऐसा इश्यूज है। रविशेखर जी, कभी भी किसी सरकार के प्रतिनिधि से आपकी इस तरह की बात हुई कि बहुत सारे सड़कों पर जो जानवर हैं वो घूमते रहते हैं, आए दिन उनसे एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो, चाहे वो इंसान की या फिर जानवरों की किसी तरह की हानि ना हो? इस तरह की कभी किसी से मैं धनबाद की ही बात करूंगा क्योंकि 99 कॉन्क्लेव ये मुहिम लेकर के चला है कि आने वाले 5 सालों में धनबाद को कैसे बेहतर बनाया जाए। हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आज बड़ी ही गर्व की बात है कि एनजीओ के 3 महारथी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए जानना चाहेंगे कि किसी भी सरकार से आपकी बातचीत हुई हो और जिन्होंने नज़रअंदाज किया हो, ताकि आप खुल करके यहाँ पर कह सकें। सबसे पहले तो मैं 99 न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मुझे आपने यहां आमंत्रित किया। और सबसे पहली बात ये कि अगर सरकार अपना काम खुद से करेगी तो हमारे जैसे एनजीओ या कोई संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर उनको ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा तब हम लोग के किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग हर अपना काम छोड़कर कोई भी समाज सेवा करने को उतर जाते हैं, चाहे ब्लड किसी को ज़रूरत पड़ो या भोजन की व्यवस्था पड़े या किसी प्रकार की जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको सहयोग की ज़रूरत पड़े तो हमें जाना पड़ता है। अगर सरकार अपना काम करती है तो कोई भी संस्था संस्था की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। और अब मैंने बहुत बार सरकार के पास अभी तक मेरे पास लेटर भी है, माइक से पीछे हो जाए तो शायद आवाज़ क्लियर होगी। मेरे पास लेटर भी अगर बोलिएगा तो मैं दिखा दूंगा। बहुत जगह मैंने प्रोजेक्ट भी डाला है जानवरों को एक जगह रखने का, एक ऐसी जगह जहाँ पे लवारिस जानवर जो रोड पे रहते हैं उनको उठाकर एक जगह रखने का बहुत सारा प्रोजेक्ट मेरे पास बना हुआ है। लेकिन कहीं कोई भी सरकार, चाहे किसी भी सरकार अभी जो है या उसके पहले भी सरकार, आज तक कोई एक बार हमको बुलाकर ये नहीं बोला कि रवि और इस प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करते हैं और इसका कोई सलूशन निकालते हैं। ऐसा आज तक अभी तक नहीं हुआ है। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस फील्ड में काम करती हैं, तो आपकी किसी सरकार से बात हुई या कोई कमी हो? आज ये मंच आपको इसलिए दिया गया है ताकि अपनी बातों को आप रख सकें, ताकि जो भी आज सरकार बने, जो भी यहाँ के विधायक बने, आपको समझ सकें कि क्या कमियां रहती हैं जिसको पूरे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता आपको देख रही है और ताकि ये बातें उन तक पहुँच सके। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ लोग इंसान के बच्चे को तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, तो जानवर तो बहुत दूर की बात है। हम लोग यहाँ इंसान की बात करें तो इंसान को तो खाना नसीब नहीं हो रहा, शेल्टर नसीब नहीं हो रहा। अभी ठंड के दिनों में वो लोग खुले आसमान के नीचे बिना कंबल के रहेंगे, तो जानवर तो दूर ही की बात हो गई। तो उनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं बोलना, क्योंकि मैं इंसान के लिए जा रही हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो जानवर के लिए तो मैंने अभी कोशिश भी नहीं किया है। तो क्या आप अपनी संस्था को फिर किस तरह से चलाते हैं, या ग्रुप जो है उनकी क्या सोच है, कैसे इसको पूरा किया जाए? जैसे आप शिक्षा के भी क्षेत्र में हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे आज भी ऐसे हैं जो आपको 10 साल 11 साल हैं लेकिन दुकानों में काम करते हुए मिल जाएंगे जो गैर कानूनी है, तो इस पर आप लोग कैसे पहल करते हैं? सर, हम लोगों ने अभी खाना खिलाने के लिए पहल किया है और अभी ठंड के दिनों में ब्लैंकेट देने का पहल किया, लेकिन हमारा ये कोशिश रहेगा कि शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हम लोगों को कोई पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए हम लोगों को सिर्फ वॉलंटियर्स चाहिए। जो लोग शिक्षित हैं वो दूसरे को शिक्षा देने में उनका कोई खर्च नहीं होगा। तो ये जिम्मा मेरा है और मैं बाकी लोगों से ये अपील करूँगी
कि कोशिश करेंगे कि हम लोग एज ए वॉलंटियर जा करके उन लोगों को शिक्षा दे सके और कुछ पैसे हम लोग खर्च करके उन लोगों को कॉपी पेंसिल जो भी हो तो वो अपने स्तर से दे सके। थैंक यू सर। चलिए, हमारे साथ जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे जो जर्नलिस्ट है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जो भी गेस्ट आते हैं उनका पूरा सवाल लेकर के आते हैं आम जनता से कि उनकी कैसे मदद की जाए। हमारे साथ बहुत ही युवा पत्रकार जर्नलिस्ट शंकर हैं कुमार, जो अपने सवाल लेकर के यहाँ पर आए हैं। ज़रूर पूछिए। जी, मेरा जो सवाल है भावना सिन्हा जी से होगा। हम महिला सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी क्या हालत है कि देश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में धनबाद जिले की बात करें तो धनबाद स्टेशन में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई महिला अगर दिल्ली से बाहर से कहीं आ रही है, रात को 2 बजे उनका ट्रेन है, 2 बजे उतरती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए बाहर में एक पेट्रोलिंग होना चाहिए जो उनको सुरक्षित घर तक पहुंचा सके। और बात करें SLT महाविद्यालय की, वहाँ पे पेट्रोलिंग की सुविधा की गई थी पिंक पेट्रोलिंग के नाम से, लेकिन वो 1-2 महीने चली, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली सर, महिला के लिए प्रिकॉशन होना चाहिए। क्या पिंक वैन हम लोग देखे थे, लेकिन वो कुछ दिन में पिंक वैन वो वैनिश वैन हो गया है। ठीक है, दूसरा है, दूसरी महिलाओं का तो नहीं पता। मुझे खुद भी, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत जगह पर जाकर के HIV ट्रेनिंग के लिए जाके प्रोवाइड करती हूँ। तो मुझे, मैं जब खुद निकलती हूँ रांची के लिए, सुबह के 4 बजे मुझे कोई भी ऑटो नहीं मिलता, कोई भी लोग नहीं दिखते कि मैं जाके स्टेशन तक जा सकूं, और ऐसे में निकलना बहुत मुश्किल होता। तो मैं यही अपील करूंगी कि ऐसा कुछ हमारे लिए ऐसा सुविधा होना चाहिए कि जो महिलाओं को ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो रही है तो वो एक कॉल पे वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उन लोगों को मिल सके, क्योंकि ऐसे में तो कोई सेफ्टी नहीं होगा ना। सुबह निकलेंगे या रात में हम लोग आएंगे तो हम लोग किसको कॉल करें? देखिए भावना जी, ये अक्सर देखा गया, मैं बार बार कहता हूं कि कल हम लोगों ने झारखंड स्थापना दिवस भी मना लिया, 24 साल भी पूरे कर लिए, लेकिन जो तरक्की, जो डेवलपमेंट दूसरे शहरों में हुआ है, रांची ले लें, जमशेदपुर ले लें, आपने पिंक गाड़ियों की बात की, या लेडीज जो ऑटो चलाती हैं, रांची में आपको मिल जाएंगे, जमशेदपुर में मिल जाएंगे, बोकारो में इवन आप देखने को मिल जाएगा। तो धनबाद में ऐसी क्या कमी रह जाती है जहां पर कोई भी चीज़ जब शुरू होता है तो थोड़े दिन के लिए चलती है, उसके बाद बंद हो जाता है? सर मेरे ख्याल से ये सारा कुछ कुछ दिन के लिए शो ऑफ करने के लिए होता है, उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा जाता है, क्योंकि बीच के जो लोग हैं वो मीडिएटर का काम करके किसी ना किसी तरह उस सुविधा को खत्म कर देते हैं। मीडिएटर देखिए सभी जगह है, क्या रांची में नहीं है? हम जब बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं तो झारखंड को पीछे देखते हैं, जब झारखंड की बात करते हैं तो धनबाद को पीछे देखते हैं। क्या कारण रह जाता सर है? यहाँ के लोगों को एक्टिवनेस की कमी है। अगर हम लोग सोशल मीडिया में इतना सारा एडवर्टीजमेंट डालते कि आप हमारा हेल्प कीजिए, आप हमारा हेल्प कीजिए, अगर आप उस मुताबिक ये देखिए कि रील्स चलता तो वहाँ व्यूज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बात सोशल वर्क या प्रिकॉशन या किसी चीज़ का अवेयरनेस का हो तो वहाँ व्यूज भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हमारा धनबाद का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सेम सवाल जो शंकर का बहुत ही अच्छा सवाल है, रवि जी से भी रहेगा, राणा प्रताप जी से भी रहेगा कि क्या कारण है जो धनबाद में डेवलपमेंट है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर पिंक वैन भी चला, लेकिन वो कुछ दिनों में बंद हो गया। उस तरह की जो भी शुरुआत की जाती है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। आज भी आप अगर रांची में जाएंगे तो इस तरह की सुविधा मिलेगी बहुत बहुत। रांची, पहले आप राणा प्रताप, रवि जी। सर सुविधा कुछ दिन के लिए ही मिलती है, वो सबको पता है, लेकिन यहाँ सरकार टिके तो सही, सरकार यहाँ टिकती नहीं है। कुछ साल रहती है, फिर कोई और आ जाता है, फिर कुछ साल रहती है, फिर कोई और आ जाता है, और जैसे जैसे सरकार चेंज होती है उसका जो भी प्रोजेक्ट निकलता है वो प्रोजेक्ट चेंज होते रहता है, तो टिकेगी कहाँ से? इसीलिए कोई सुविधा यहाँ चल ही नहीं पाती है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरे झारखंड में दूसरे जगह जो है व्यवस्था ठीक है, आप रांची ले ले, जमशेदपुर ले ले, बोकारो ले ले, देवघर ले लें, लेकिन जब धनबाद की व्यवस्था की हम बात करते हैं तो इन सभी जगहों में ये पिछड़ा हुआ पाया जाता है। फिर मैं एक बात कह दूं, ये मैं बार बार कहता हूं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू धनबाद देती है। सही बात है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं इस बात को बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि मेरी कोशिश यही है और आपके सहयोग से ही 99 कॉन्क्लेव ये पूरा कर सकता है कि आने वाला जो 5 साल हो, जो पिछला 5 साल बीता है उस तरह का ना बीते। राणा प्रताप जी। सर मैंने इस पर भी काम किया है, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन का मैंने 2-3 केसेस हैंडल किया। अभी रिसेंटली एक बहुत ही धनबाद का एक ब्रांडेड होटल है, मैं होटल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें एक महिला सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रही थी, और उनके साथ वहाँ पे ही काम करते हुए वहाँ के GM और डायरेक्टर सेल्स ने उनके साथ मॉलेस्टेशन का काम किया, सेक्सुअली उनको हरास किया, और जब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए तो उनको जॉब से हटा दिया गया।
और हटाने का भी जो प्रोसीड्यूर है उन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया, ना ही टर्मिनेट किया, ना ही रेजिग्नेशन लिया। ये केस वो महिला थाने में आती है और महिला थाना उनको लौटा देती है, बोलती है नहीं हम ये इसमें एफआईआर नहीं करेंगे। वो महिला 1 महीना घूमने के बाद हम लोगों के पास आती है और फिर हम लोग इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजते हैं, वहाँ से केस रजिस्टर्ड होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन से। वो एसएसपी को लेटर वहाँ से इशू करते हैं केस रजिस्टर करके। उसके बाद यहाँ की जो डीसी मैम है माधुरी मिश्रा मैम, उनसे हम लोग जब संपर्क किए, फिर उनसे जब सारा बातों को हम लोगों ने बताया तो मैडम के रेफरेंस पे मैडम ने कॉल करके एसपी को बताया कि आप इसमें एफआईआर करवाओ महिला थाने से। एसपी सर ने बोला कि आप महिला थाने जाइए। फिर वही केस महिला थाने में 1 महीना बाद वो रजिस्टर होता है। तो आप समझिए जैसे कोलकाता में आरजी का हुआ, वैसे धनबाद में भी ये चीज़ हो सकता था और आगे भी हो सकता है। और उस महिला के केस का एक्शन इतना खराब तरीके से लिया गया प्रशासन के द्वारा कि उसके बाद 3-4 केसेस वैसे हो गए। मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ। धनबाद में एक हॉस्पिटल में एक इंटरव्यू के दौरान एक न्यूट्रिशनिस्ट का इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ उसके साथ इस तरह छेड़खानी किया गया। एक स्कूल में कुछ आवारे लड़के आके छेड़छाड़ करके चल गए। तो ये होता है लॉ एंड ऑर्डर का जो स्ट्रिक्टनेस होता है, आप एक्शन किस तरह से ले रहे हैं, ये हर कोई फॉलो करता है। जितने भी एंटी सोशल लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, वो फॉलो करते हैं और वो देखते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ, चलो इसको बेल मिल गया, ये हो गया तो चलो इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो आप जब तक बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, इसमें ठोस एक्शन, आप दूसरी बात है कि चेहरा देख के भी यहाँ काम किया जाता है। अगर बड़ा हाउस है, बिग हाउस है, तो लोग बोलते हैं हाईली कनेक्टेड पीपल से, भाई इससे पंगा कौन लेगा। तो हम लोगों ने निडरता के साथ इसमें एक्शन लिया है। केस अभी भी पेंडिंग है। उन लोगों का बेल भी रिजेक्ट करवाया हम लोगों ने। अभी ये हाई कोर्ट में मूव कर रहा है ये केस, ठीक है। 5 एक्यूज्ड है, उसमें 2 लड़की है, 2 महिला है, महिला भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके बाद एक सरायडाला थाना का केस आया था, महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उनके देवर उनको छेड़छाड़ करते थे और उसमें भी मैंने जब आवाज़ उठाया तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। तो इस तरह के अगर रिपीटेडली इस तरह की चीज़ें जो मैंने फेस किया ग्राउंड लेवल पे, और कितने सारे हो रहे हैं, और जिनका रेफरेंस नहीं है उनका तो फिर छोड़ दीजिए, उनका तो मैटर न्यूज़ में या किसी जगह में आ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो भावना जी से जान लेते हैं कि इसका विकल्प क्या है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। जब आप लोग आपस में मीटिंग करते होंगे तो जरूर सोचते होंगे कि देखिए इस तरह की, जैसा कि राणा जी ने बताया, ऐसे केसेस आते रहते हैं, यकीनन हमारे न्यूज़ चैनल में भी आते रहते हैं। इसको बेहतर एज ए फीमेल, एज ए लेडीज, आप समझते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर, मॉलेस्टेशन तो हर एक जगह पर है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ मॉलेस्टेशन नहीं हुआ। हम भी एज ए प्रोग्राम मैनेजर, ऐसे किसी भी तरह 10 साल से अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉलेस्टेट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप यहाँ पर यही होगा कि महिलाएं जिनके साथ मॉलेस्टेशन हो रहा है तो उनको सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा। थाना बाद में क्या करेगा, एसएसपी, एसपी तब कुछ करेंगे जब वो खुद ही जागृत होंगे। जब वो खुद ही पीछे रहेंगे तो कौन उनके लिए खड़ा रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट हैं नीतीश कुमार चौरसिया, वो भी सवाल लेकर के आए हैं बहुत सारे दर्शकों का कि इस धनबाद को कैसे बेहतर बनाया जा सके। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा सवाल जो है भावना जी से है, क्योंकि भावना जी को हम कहीं एनजीओ में और कहीं जो है स्कूली ग्राउंड पर जो है इन्हें हम काम करते हुए देखा है। और खास करके अगर हम धनबाद सरकारी स्कूल की बात करें तो कई सरकारी स्कूल में जो बच्चियों की जो सुविधा होनी चाहिए, आजकल के जो है सेट पेनेट्री के जो है कई लेकर जागरूक किए हैं। तो यह भी जो है कई स्कूलों में जागरूक किए, अभी भी कई स्कूल इसको लेकर अछूता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप जो है पिछले बार जो है सरकारी स्कूल में एक जागरूकता की थे, लेकिन सरकारी जो सिस्टम है जो कहते हैं कि जो है पैड सैनिटरी को लेकर जो है सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराएं, लेकिन अभी भी कई सरकारी स्कूल है जहां पर ये नहीं है। और अगर हम बात करें कोइलवरी क्षेत्र के, तो कोइलवरी क्षेत्र के विभिन्न स्कूल 90% स्कूलों में जो है इस तरह की जो है सुविधा नहीं दी गई है। एग्जैक्टली बात सही है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में कहीं ना कहीं अभी भी हाइजीन को लेकर के कोई बात नहीं होता है। अभी हम लोग हाइजीन करते हैं, लेकिन इसके लिए स्टेप कोई नहीं उठाता है। हम लोग बहुत सारे एनजीओज मेंबर है, जिससे मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था कि जो महिलाएं जुड़ी है, कम से कम वो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार समय निकाल करके जाके सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ जा करके कुछ हाइजीन की बातें करें, उन बच्चियों को अवेयर करें। अभी तक जब मैंने लास्ट बार मैं कोई स्कूल विजिट करने गई थी, सरकारी स्कूल था, वहाँ पर अभी ये नहीं मालूम है कि HIV होता क्या है। HIV के बारे में लोग जानते नहीं है। तो हाइजीन क्या है, कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम, महिला की जो प्रॉब्लम होती है उनसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं जानता, क्योंकि अवेयरनेस पे तो कोई बात ही नहीं करता है। अगर हम लोग बात करेंगे HIV या किसी तरह का हाइजीन प्रॉब्लम की, तो आधे लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देंगे, कोई सुनेगा ही नहीं हमारी बात।
तो जिसमें इतना है कैपेसिटी कि जा करके बार बार अपना बेइज्जती करवा सके तो लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर लोग जो पहली बार में थक गए हैं कि नहीं नहीं वहां जाएंगे, अगर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे, तब फिर ये कभी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन हम लोगों को खुद में खत्म करना होगा, तब जाकर के हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे और लोगों को ये जागृत कर पाएंगे कि आप सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनके लिए हाइजीन के लिए कुछ आप लोग भी अपना कदम उठा सके। भावना जी हाँ जी पूछिए। हमारा सवाल जो है रब्बी जी से है। रब्बी जी रोटी बैंक यूथ कई वर्षों से चला रहे हैं और खास करके गरीबों के बीच में जो है खाना वितरण कर रहे हैं और खाना जो है प्रतिदिन जो है मेनू जो है बदलती है। तो रब्बी जी, आप जो है कई वर्षों से जो है एक ही स्थान, अगर धनबाद में हम बात करें तो स्टेशन और अन्य क्षेत्रों में जो है क्यों नहीं कर पाते हैं? सर, हम लोग स्टेशन परिसर पर इसलिए करते हैं कि हमारा उस क्षेत्र में जो जगह है वहाँ पे अत्यंत गरीब लोग आते हैं। अत्यंत बोले तो जिनका घर भी नहीं है। अभी भी आप स्टेशन परिसर पर चल जाइए, कम से कम ऐसे हम 50 लोग को आपको काउंट करवा देंगे जिनका घर भी नहीं है, वो स्टेशन पे ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। खैर वो तो हाँ थोड़ा सा हाँ वो लोग रहते हैं। तो इसीलिए उस जगह को हम लोगों ने चुना है और आज नहीं 2017 से हमारा सेवा वहाँ चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। स्टेशन पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, उनको पीएमसीएच लेकर एडमिट कराना, या अभी वो महिला पे जो बात हो रहा था, हम अभी मेरे पास अभी टोटल 29 ऐसा लिस्ट बना हुआ जो 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 कि वहाँ पे स्टेशन परिसर पर छेड़खानी हुआ है, उनका कंप्लेन भी दर्ज हुआ और बहुत सारे ऐसे अवस्था में पाए गए हैं महिला लोग, उनको हम लोगों ने पीएमसीएच में जाकर एडमिट कराकर बहुत सारा ट्रीटमेंट भी करवाया है। तो ये सब वहाँ पे चलता रहता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए स्टेशन परिसर चुना गया है। और ऐसे भी अभी रोटी बैंक 2017 से चली, अभी धनबाद में हम नहीं बोल सकते हैं कि अभी धनबाद में करीबन पर डे 1000-1500 लोग खाना खाता है, क्योंकि अभी सिटी सेंटर में भी भोजन का वितरण किया जा रहा है, पीएमसीएच में भी भोजन का वितरण किया जा रहा है, बैंक मोड़ में भी भोजन का वितरण किया जा रहा है। तो रात्रि में हर जगह हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर में भोजन वितरण किया जा रहा है। तो रात को हमको नहीं लगता धनबाद में कोई भी इंसान भूखा सो रहा है आज के लिए। रवि जी, जो आपने कहा कि 1000 से 1500 लोग रोज खा रहे हैं, तो यकीनन इसके फंड की भी जरूरत होती होगी, तो कैसे फंड का इकट्ठा करते हैं? हम लोग का फंड इकट्ठा जैसे कि आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे दे सकते हैं, पुण्यतिथि पे दे सकते हैं। लोगों का शौक भी रहता है कि भैया आज मेरे तरफ से भोजन वितरण किया जाएगा। और सबसे बड़ा चीज कि धनबाद में भी किसी भी शादी पार्टी कोई फंक्शन में भोजन बचता है, उस भोजन को हम लोग इकट्ठा करके उसके घूम घूम कर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये हम लोग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग अन्न की बर्बादी को रोकने का मुहिम हम लोग का यहीं से देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कोई भी शादी पार्टी हो, वहाँ पे जो खाना बच जाता है आपको देते हैं, फंड आपको देते हैं। मैं चाहूँगा कि इनका क्लोजअप लिया जाए और क्लोजअप लेने के बाद एक तरीका बता दें, क्योंकि इंक्लूडिंग मैं खुद चाहूँगा कि इस मुहिम से जैसे कभी भी मौका मिले, बर्थडे हो बच्चे का, तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। यकीनन हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि रोटी बैंक बहुत ही फेमस हो चुके हैं आप धनबाद के लिए, ताकि आपसे कांटेक्ट कर सके। तो कैसे कांटेक्ट किया जाता है और किस तरह से आप तक पहुंचा जा सकता है, ये चीज़ दर्शकों को ज़रूर बताएं। हमारा फेसबुक पे रोटी बैंक यूथ क्लब से नाम है, इंस्टाग्राम में वो सेम नाम है और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है उस पर, ऐसे मैं बता देता हूँ। फ़ोन नंबर 9990723661 है। आप किसी भी शुभ अवसर पे हमें भोजन दे सकते हैं, उसे आप हम लोग ज़रूरतमंद लोगों के बीच में वितरण करते हैं और जो भोजन देते हैं वो साथ में आए, वो अपने हाथों से वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। एक बार और नंबर आप बता दें ताकि लोग लिख सकें जो भी हमारे देख रहे हो दर्शक। 9990723661 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, कभी भी कॉल कीजिएगा। भोजन धनबाद के स्टेशन से 5-6 किलोमीटर के अंतर में कहीं भी होगा, वहाँ हमारे वॉलंटियर रहते हैं, वो जाके खाना उठा लेंगे। आप शंकर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए, एक सवाल जो है आप तीनों से होगा। गैर सरकारी संगठन यानी कि अब सरकार से कोई लेना देना आप लोग को नहीं, आप लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ऐसा आरोप लगता है कि जो गैर सरकारी संगठन है वो उनका फंडिंग जो है विदेश से आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 मोदी जी के आने के बाद 20,000 से ज़्यादा जो संगठन को बैन कर दिया गया, तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि अगर आज के डेट में तो कोई भी एनजीओ जो चला रहा है उसे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन का आप एनजीओ नहीं चला सकते। हाँ, अपना सेवा अगर कुछ दिन के लिए चलाना तो आप अपना सेवा कर सकते हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन का चलेगा नहीं। और जो रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं वो उनका ITR भी चलेगा। सारा चीज़ आजकल बिना पेपर का कोई काम ही नहीं होता है। और
जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमको नहीं लगता है कि उनके मन में लालच होगा। उनके मन में कभी लालच नहीं होता। ऐसे हम पर्सनली बताते हैं, मेरा 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, शायद सर जानते ही हैं। 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बावजूद भी हम आज काम कर रहे हैं। अब यहाँ इंटरव्यू देके फिर स्टेशन जाएंगे, भोजन करवाएंगे, अब फिर उसके बाद हम पीएमसीएच जाएंगे जहाँ हमको 2 यूनिट ब्लड दिलवाना है। तो हम रात को 12 बजे घर पहुँचेंगे। तो हम मेरे में क्या लालच रहेगा कि मेरा प्रॉब्लम के साथ भी हम रवि जी आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट लाए, तो आपको लेकर भी जो है कई लोगों से जो है सहायता मांगनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से जो आपकी जी सहायता मांगी गई थी, कहीं ना कहीं जो है कमियां उसमें भी देखने को मिला है। तो इसको लेकर आपकी एनजीओ जो है, क्योंकि आपके ऊपर खुद बीमारी जो है हुआ है और आप उसको लेकर परेशान भी रहे हैं, कई लोगों से अपील भी किए हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या जागरूकता होनी चाहिए? अभी कोई भी सरकार बने, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जितने भी एनजीओ चल रहे पूरे झारखंड में, उनसे उनका जो भी संस्थापक अध्यक्ष जो भी है, आज के डेट में अगर कुछ भी उन्हें हो जाता है तो उनको एक आप मुआवजा बोले या कोई सहयोग बोले, कोई हेल्प बोले, वो मैं विनती करूंगा कोई भी सरकार बने वो करना चाहिए। ताकि आजकल बहुत सारा ऐसा एनजीओ या संस्था जो चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो भैया वो अपने लिए नहीं जा रहे, वो किसी और के लिए सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो सरकार से ये अपील रहेगी कि ये चीज़, अब मेरे केस में भी हम बता दे रहे हैं, जो पीएम फंड सीएम फंड होता है, वो फंड लेने के लिए हमको लगता है कि मेरे वो फंड नहीं था, तो 1 महीना के बाद वो फंड शायद मेरे हॉस्पिटल में वो गया था, तो 1 महीना मुझे लगा वो फंड लेने में, जो कि लोग धनबाद में सबको जानते हैं। इसमें मैं विधायक जी का बहुत शुक्रिया करूंगा कि उनके वजह से वो फंड मुझे मिला था, और विशेष करके समाज सेवी अंकित रजगड़िया, उनके द्वारा वो स्वास्थ्य सचिव को कॉल करके वो फंड दिया गया। सोचिए धनबाद का व्यवस्था इतना खराब है, अभी भी आप चले जाइए, बहुत सारा कैंसर पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, उसको आपको यहाँ फंड नहीं मिलेगा, बोलेगा भैया फंड नहीं है, 1 महीना लगेगा 15। अब 1 महीना तक कोई भी इंसान वेट नहीं कर सकता है कि वो अपना कोई चीज़ का ट्रांसप्लांट हो, लीवर हो, किडनी हो, कोई भी ट्रांसप्लांट वो रुका रहे। तो सोचिए कितना मतलब व्यवस्था खराब है कि आपके पास फंड नहीं है, और आप बोलते हैं कि चले जाइए हॉस्पिटल, चले जाइए, वहाँ पे आपको फंड भेजा, पता चला वहाँ एडमिट हो गया लड़का, अब फंड है ही नहीं है। तो राणा प्रताप जी, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को बेहतर कैसे बनाया जाए? 99 कॉन्क्लेव का मकसद ही यही है कि जो असुविधाएं हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन उसको बेहतर कैसे बनाया जाए? क्योंकि आप एनजीओ हैं, बहुत काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है कि इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये एनजीओ के भरोसे होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। चाहे आप एनिमल्स का चीज़ों को ले लो या ह्यूमंस बींग्स से जो रिलेटेड इश्यूज़ है, सब बहुत बड़ा चीज़ है। और इसमें जो पीएम फंड हो या सीएम फंड आता है, उनको एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए जहाँ पे ऐसे जो स्वयंसेवी एनजीओज काम कर रहे हैं उनको कनेक्टेड करके रखें, सिलेक्टेड करके रखें, और फिर उनके द्वारा ये सारा चीज़ मॉनिटर हो, ताकि कोई अगर फंड आता भी है तो उसका कोई करप्शन ना कर सके, स्कैम ना कर सके। तो अगर इस प्रोसेस से काम किया जाए, और साथ में धनबाद की जनता से भी अपील है कि वो भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का ले, क्योंकि एनजीओ को क्या करते हैं, लोग सबको कॉल कर देते हैं, बट एनजीओ कैसे काम करती है, सोशल एक्टिविस्ट कैसे काम करते हैं, रवि जी जानते हैं, आप भी कर रही है, जान रहे हैं। हम लोग घर से लेके बाहर से लेके हर जगह परेशान रहते हैं, घर वाला से भी सुनना पड़ जाता है, ठीक है, और अपना दिन रात कुछ नहीं रहता है, पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होता है, कैरियर भी हैम्पर होता है, और उस बीच में लोगों का कॉल आता है, लोग ये समझते हैं कि मतलब लोगों का एक उम्मीद ना गवर्नमेंट के ऊपर से हट ही गया है, वो सीधा एनजीओ को फोन करते हैं, इतना उम्मीद आ गया, होप आ गया कि इनको फोन कर दिया तो मेरा ब्लड का काम हो गया, इनको फोन कर दिया तो मेरा स्कूल का काम हो गया, इनको फोन कर दिया मेरा एनिमल्स वाला काम हो गया। देखिए, यही चीज़ है, ये लगन आपके अंदर है, ये आप, इसलिए आज आपको ये मंच दिया गया है क्योंकि आप धनबाद के लिए काम कर रहे हैं। यकीनन हमारे जो जर्नलिस्ट है आपको खोज करके यहाँ पर लाए हैं, आपने उस तरह का काम किया है, वो लगन है, वो आपके दिमागी जुनून है कह सकते हैं, और इसके लिए सैल्यूट है। और आप चाहेंगे कि आप परेशान होकर के भी लेकिन इन कामों में ज़रूर लगे रहें, क्योंकि इसी में आपको मज़ा आता है, और इंसान को जिस काम में मज़ा आता है वो ज़रूर करना चाहिए। शंकर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। राणा जी का एक अभी जो बात बोले कि संगठन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तो हम सोचते हैं कि सरकार के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। अभी एक मैम का एक सवाल था कि जो पुलिस लाइन में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, जो भी है, वो सड़क के किनारे ठंडे के दिन में सो जाते हैं। स्टेशन में भी यही, पूरे शहर की यही स्थिति है। तो क्यों ना सरकार को छोड़कर आप जितने संगठन है यहाँ पे सामूहिक रूप से एक प्रयास करें और जो रहने की व्यवस्था वहाँ पे धनबाद में करें, आप लोग एक साथ मिलकर, एक के बात नहीं है। देखिए, मेरे मन में विचार आए थे कि जितने भी एनजीओ हैं जो भी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, सारे इंटीग्रेटेड हो जाएं, एक साथ हो जाएं, और मंथ में या 2-3 महीने में एक मीटिंग हो,
और उसमें देखिए मैन पावर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज़ जरूरत है, फंड, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एनजीओ चलाने का। तो मैन पावर की कमी है। मैन पावर कहाँ से आएंगे? लोग उठ के आएंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, लोग फ़ोन कर देते हैं, लेकिन आप उनको बुलाओ कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, नहीं जाएंगे। ठीक है, ये इश्यूज क्रिएट होती है। तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि चलो मेरा घर ठीक रहे, हम इनसे अपना काम करवा लें। वो पॉलिसी ख़त्म करना पड़ेगा, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग, ऑब्वियसली बहुत सारे लीगल काम्स भी होते हैं इसमें, उनका भी सहयोग बहुत मायने रखता है। देखिए, देखा जाता है कि अभी जो संगठन है वो सिर्फ भोजन कराने का ही काम करते हैं, तो और थोड़ा बड़ा आगे सोचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सही सवाल था आपका कि नहीं भोजन नहीं। अब धनबाद में बहुत सारा ऐसा संस्था है कि हर क्षेत्र में काम कर रही है। ब्लड के क्षेत्र में धनबाद में काम हो रहा है, भोजन तो खैर चल ही रहा, वो कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा लड़की लोग, जो जरूरतमंद लड़की लोग हैं, उनकी शादी का भी चल रहा है। और हमारा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कुछ दिन में ही स्टार्ट करने है। बलियापुर में हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि उसका ही बात चल रहा है। 3 एकड़ जमीन में एक हम लोग ऐसा गौशाला खोलेंगे, जो कि धनबाद क्षेत्र में जितने भी जानवर है जो कि लावारिस है या उनको रोड पे छोड़ दिया, एक्सीडेंटल है, उस सभी लोग को वहाँ पर इकट्ठा करके हम लोग रखेंगे। उनका ट्रीटमेंट होगा, और इसमें राणा सर का बहुत सहयोग भी रहेगा। तो वो चीज़ कर रहे हैं, ये हम लोग का बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा एनजीओ की तरफ से। चलिए भावना सिन्हा जी के पास आते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। देखिए, आज भी अगर आप अपने पीछे एक तस्वीर देखेंगे तो बच्चे के सर पर टोकरी है। आज भी हम इसको धनबाद में एक प्रोमो की तरह बनाते हैं। एक बच्चा है जिसके सर पर टोकरी है। क्या सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कूल में आज पढ़ाई किस हद तक खराब हो गई है ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए जिनसे हमने ये सब सवाल किया। इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि आज की जो शिक्षा है, जहां पर हम एआई की जिंदगी में जी रहे हैं, ये जानने की जरूरत नहीं होती है कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, गांधी जी ने कब मूवमेंट किया था। आज ये जानने की जरूरत है, इस लेवल की शिक्षा होनी चाहिए कि अगर गांधी जी आज होते तो वो क्या कर रहे होते। यही आपका इंटेलिजेंसी होता है। क्योंकि अगर गांधी जी कब पैदा हुए, ये आप 2 सेकंड में, गूगल हाथ में सबके मोबाइल है, ये जान लेंगे। आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या जहां पर 80% बच्चे हमारे जो देश के हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और मैं धनबाद की ही बात करूं तो क्या स्थिति है एजुकेशन सिस्टम की सरकारी स्कूल में, ये आप हमसे बेहतर जानती हैं। तो इसको कैसे बेहतर करने के सोच रहे हैं आप? मेरे ख्याल से सर इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र होना चाहिए यूनिटी। ठीक है, यूनिटी उन लोगों में होना चाहिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, यूनिटी उन लोगों में होना चाहिए जो एनजीओज में काम कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करें। क्योंकि मेरे हिसाब से सब लोगों के पास इतना टाइम तो ज़रूर होता है कि वो लोग अपना 1 घंटा समय निकाल करके किसी स्लम्स के बच्चों को पढ़ा सके, किसी ज़रूरतमंद को पढ़ा सके। क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग फूड पे तो बहुत ध्यान दिए, लेकिन जब फूड डोनेशन प्रोग्राम करने गए तो बहुत सारे बच्चे थे जो ये बोल रहे थे कि मैडम हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं। तो अगर हम अपने समय से कुछ समय निकाल करके किसी स्लम्स के बच्चों को या किसी भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा बहुत ज़्यादा कुछ इसमें लग रहा है। बस और अच्छा है कि किसी की कुछ भलाई का काम हो जा रहा है। तो यूनिटी सबसे बेस्ट होगा हर चीज़ के लिए, चाहे वो फूड डोनेशन प्रोग्राम हो, चाहे एनिमल्स के लिए, चाहे हर चीज़ के लिए हम लोगों को साथ होना पड़ेगा। देखिए, एजुकेशन पर है, और ये आज तीसरा सेशन है मेरा जब मैं ये सवाल रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक सोच है जो मैं आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, और ये तीसरे दिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जो स्थिति है, मान लीजिए कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है कि सरकारी स्कूल को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अगर एक आईपीएल मैच देख ले, वहाँ पर अगर स्पॉन्सर्ड कर देते हैं, पीछे जर्सी में नाम रहता है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, धनबाद की ही बात कर लो, बिजनेसमैन हैं, तो एक एक स्कूल वो गोद ले लें, ऐसा स्पॉन्सरशिप रहे। उनको ये फ़ायदा होगा कि उनका लोगो स्कूल के बच्चे का टी शर्ट पर होगा, किताबों पर लिखा हुआ होगा। वो हर एक चीज़ मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर खाना दिया जा रहा है, किस तरह की पढ़ाई चल रही है, और जो टॉप करे सरकार उसके मालिक को, यानी कि जो स्पॉन्सर्ड किया उसको सम्मानित करें। ये एक चीज़ हो सकती है जो विदेशों में चलता है।
सर हो तो सकती है, पर कोई करेगा तभी तो ना, क्योंकि ये जो हम लोग अपने स्तर से काम होता है उसका श्योरिटी हम लोग लेते हैं कि हम लोग उस काम को करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की जहाँ तक ये बात आती है, उनको कन्विंस करना, वहाँ तक लेके आना, तो ये सर उन पर डिपेंड करता है कि वो करते हैं या नहीं करते। हमारे तरफ से तो ये अपील है सभी लोगों से कि आप लोग प्लीज़ आगे आकर के उन लोगों का हेल्प कीजिए, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें कैसे हेल्प करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत आप बेहतर तरीके से जानती हैं, अकेले ही होता है, एक बात से ही होती है। बिल्कुल। जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है जब 5 सालों के बाद यहाँ पर फिर से मुलाकात करें, 2 सालों के बाद फिर से मुलाकात करें, तो ये चीजें होती हुई दिखे। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन फर्स्ट सबसे जरूरी है। अगर किसी देश को बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए, तो वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो आज पूरे हिंदुस्तान में 10% ही लोग ले पा रहे हैं, 10% ही बच्चे ले पा रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमें भी अपने प्रोमो में लोगो जो लगाया धनबाद के लिए, तो पीछे एक बच्चे की तस्वीर थी जिसके सर पर टोकरी है और कोयला है। हम इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बच्चे की फ़ोटो लगाएं तो उनको किताबों के साथ दिखाने की कोशिश करें। अगर नीतीश जी हमारे साथ हैं, बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट, वो सवाल हों तो वो ज़रूर पूछें। हमारा सवाल जो है राणा जी से है। राणा जी, आप जो है पशु प्रेमी भी हैं और कई पशुओं को जो है आप जो है रेस्क्यू भी करते हैं। तो धनबाद के अगर नगर निगम के हम क्षेत्र की बात करें तो कई नगर निगम क्षेत्र में जो है जो आवारा जो कुत्ते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है कभी काट लेते हैं, तो कभी जो है बड़े लोगों को काट लेते हैं, तो कभी जो है झुंड बनाकर जो है आने जाने वाले को दिक्कत करते हैं। तो इसको लेकर आपकी या आप किसी प्रतिनिधि से अगर इस मामले में बात की है तो इसको किस हद तक मतलब जो है रोका जाए, या इस पर क्या जो है आगे की जो है इस तरह का ना हो, इसको लेकर क्या आपकी जो है रणनीति है? इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और 2-3 अचीवमेंट्स हम लोगों को मिला है। जैसे मैं आपको बता दूं, IIT ISM का जो कैंपस है उसके अंदर 500 से 600 डॉग्स थे और वो उन लोगों का प्लान्स था। अब बोलने में मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं बेबाक बोलता हूँ, मैं किसी का परवाह नहीं करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगा कि IIT ISM के कैंपस के अंदर 500 से 600 डॉग्स थे और सारे स्ट्रे डॉग्स थे। और स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक एक्ट लगाया है कि भाई आप जो डॉग्स जहाँ पे पले बड़े हैं, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ से उसको डिसलोकेट या रिलोकेट नहीं करा सकते हैं, आप उसको वहाँ से नहीं हटा सकते हैं। अब ISMs का प्लान था कि वो उसको हटा के बाहर कर देना है। अभी कुछ धनबाद में कुछ सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे वहाँ भी इश्यूज़ हुआ था, 10-20 डॉग्स है भाई, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बोले कि आप डॉग्स को बाहर करवा दीजिए। हम बोले ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है और ये हमको सबको फॉलो करना है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ISM में मैंने वहाँ के जो डिप्यूटी डायरेक्टर थे पटनायक सर, JB पटनायक सर, उनसे मैंने बात की। फिर हम लोगों का एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में जो मैंने उनको गाइडलाइंस दिया, फिर बाद में उन्होंने उस पर विचार विमर्श करके वो 500-600 डॉग्स का जो है नसबंदी करवाया। क्योंकि नसबंदी से क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद वो डॉग्स का जो एग्रेसिवनेस है वो कम होता है। और वहाँ पे फूडिंग का जोन बना दिया गया है। खाना, जो हॉस्टल्स के जो फूड होते हैं वो जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, वो एक बक्सा वहाँ रख दिया गया है, वहीं पे सारा कलेक्ट होते हैं और एक अलग स्पेस में जाके उसको खाना दे दिया जाता है। तो इसको लेके मेयर सर से भी एक बार मेरी बात हुई थी, चंद्रशेखर अग्रवाल सर उस समय मेयर थे, उन्होंने भी बुलाया था। तो स्टेरिलाइजेशन का काम तो अभी धनबाद नगर निगम कर रहे हैं, 6-6.5 हज़ार डॉग्स का कर चुके हैं। लेकिन कुछ जगह में, जैसे अभी नीतीश जी ने बताया कि स्ट्रे डॉग्स का बाइटिंग का केस आता है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का जो ये है वो PMCH में कभी कभी कमी हो जाती है। तो इस पर हम ये बोलना चाहेंगे कि स्टेरिलाइजेशन का अगर हम लोग हर जगह कवर कर पाएँ, नगर निगम कवर कर पाएँ, कुछ जगह में पता चल रहा है कि डॉग्स को स्टेरिलाइज प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा, फिर से वो कंसीव कर जा रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। और स्टेरिलाइजेशन में क्या है कि नगर निगम जो कर रही है काम, उसमें कुछ लोग डॉग्स को यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं और स्टेरिलाइज करने के बाद किसी और एरिया में छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि मैन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल्स का एक कन्फ्लिक्शन होता है, ह्यूमन एनिमल्स कन्फ्लिक्ट उसको बोलते हैं, आपस में टकराव हो जाना, ये या आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। इसके लिए लोगों के अंदर जो अंतकरण है उसको समझना पड़ेगा, अपना ह्यूमैनिटी को सही रखना पड़ेगा। भाई जानवर है, वो गलती कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप वो गलती मत करो। उसको एग्रेसिव इंसान बना देता है कभी कभी। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, बोकारो चास में एक घटना घटी थी, एक लंगूर था, उसको वो करीब 60 लोगों को घायल कर दिया था। तो वहाँ के फॉरेस्ट रेंजर सर ने मुझे कॉल किया कि इसको रेस्क्यू करना है, कैसे करें। 2 महीने से आतंक मचा के रखा था। फिर जब हम लोगों ने रेस्क्यू करने पहुँचा तो वहाँ पे SDM सर भी गए हुए थे, पुलिस वाले भी गए हुए थे। पब्लिक बोल रही है गाड़ी जला देंगे, लेकिन पब्लिक में से किसी पब्लिक ने उसका सर फोड़ दिया। मैंने जब सामने जाकर उसको सामने देखा, जब वो हमारे नेट के सामने आए, तो मैंने देखा उसका सर, एक आँख फूटा हुआ था।
इसी तरह सेम निरसा में एक घटना मैंने देखा, वो बंदर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, उसका सर फूटा हुआ था, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, मैंने उन सबको दिखाया। तो लोग उनको वायलेंट करते हैं कुछ कुछ केसेस में। हाँ, उसमें से भी कुछ डॉग्स हैं जो वायलेंट हो जाते हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, उनको रेस्क्यू जो टीम है नगर निगम का, उनको रेस्क्यू करना चाहिए। उनके पास कैचर है, अगर कॉल्स ऐसा आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, तुरंत उसको रेस्क्यू करके उसको अलग रखा जाए। कुछ दिन अलग रखने के बाद वो अपने आप ठीक हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम शहर की बात करें, हीरापुर, पुराना बाजार, बैंक मोड़, तो तमाम जहाँ पर भीड़ भाड़ स्थल है, वहाँ आज भी जो है, अगर हम आवारा पशु की बात करें, जैसे सांड है, जो वो कई लोगों को जो है उठा के पटक भी दिए, कई लोगों को जो है घायल भी कर दिए, कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। तो इसका लेकर जो है क्या रणनीति होनी चाहिए जिला प्रशासन से या आपकी एनजीओ से, कि जो है ऐसे जानवरों को जो है इसको लेकर भी नगर निगम से बहुत बार बात हुई है, मीटिंग हुई है। लेकिन जैसे मेट्रो सिटीज़ में क्या है ना कि वहाँ पे कुछ कुछ मेट्रो सिटीज़ में है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। वहाँ नगर निगम का खुद का अपना गौशाला है, तो नगर निगम जो है जो स्टे एनिमल्स है उनको सीज करते हैं और गौशाला में रख देते हैं। और वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों के ये से आप गाय को उठा लिए और गौशाला में शिफ्ट कर दिए और वहाँ गाय, बहुत सारे गौशाला में ऐसे भी दिखा गया है कि सड़ रहा है, गाय मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ है, हर लोग तो हमेशा गौशाला पहुँचते नहीं है। धनबाद के भी गौशाला में मैंने खुद जाके देखा था, मैंने वहाँ विरोध भी किया कि भाई गाय कौवा नोच रहा है, हम लोगों ने रेस्क्यू करके दिया, 2 दिन बाद गया देख रहा तो आँख उसका कौवा नोच रहा है। वहाँ एक बैंडेज का सामान नहीं है, एक बेटाडीन नहीं है, ड्रेसिंग का सामान नहीं है। तो ये व्यवस्था है, जहाँ से गाय का फंडिंग आ रहा है, गौशाला बना हुआ है, वो बता रहे लॉस है, उनकी भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि भाई सही में उनको फंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। एसडीएम सर उनके चेयरपर्सन हैं, हम सुने हैं कि गौशाला के सारा चीज़ एसडीएम सर देखते हैं, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ों को हम लोग को फॉलोअप करना पड़ेगा और सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और जो आप देख रहे होंगे कि आवारा जानवर है सोसाइटी में घुस जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के मार्केट में आपको वो गाय और बैल दिखेंगे, और वहीं पे ये इश्यूज हो जाते हैं। तो आप वो समस्या क्रिएट करने के रीज़न का जो ये है, वो भी हम ही लोग जिम्मेदार है उसके लिए। उनको देखिए, हम लोगों का एक बार एक न्यूज़ चैनल में ये बात उठी थी, मीटिंग हुई थी, मैंने वहाँ पे सारे पार्षद वगैरह सब आए हुए थे, और जो जादव समुदाय है खटाल के, उनके भी कुछ लोग आए थे। मैंने अपनी बात यही रखी कि हम लोग लड़ते हैं अपने लिए, सुबह से उठ के शाम तक अपना अच्छा ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ, कैरियर फोकस करते हैं, लेकिन जानवर जीते हैं सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। उनको अगर हम लोग सही जगह में, एक मार्केट के अंदर कहीं ग्राउंड हो या कहीं पे हो, अगर पॉट्स लगा दिया जाए बड़ा बड़ा, वहाँ सारा जो आप सब्जी मार्केट, सब्जी बगल में फेंकते हैं, उसको उठा के अगर कहीं वहाँ शिफ्ट किया जाए, और ये एक सिस्टमेटिक वे पे अगर हो, इसमें नगर निगम को भी साथ देना पड़ेगा, एनजीओज भी साथ में रहेंगे, तभी जाके ये सिस्टम का सॉल्यूशन हो सकता है। गाय क्यों घुसेंगे मार्केट में, वो तो खाने के लिए घुस रही है, लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये खुद का अपना, हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का थॉट्स है, और उनके प्रति हम लोग को करुणा रखना पड़ेगा। वो मारने नहीं आ रहे, वो खाने आ रहे हैं, ठीक है। उनको ये सोच नहीं है कि हम मारेंगे तो वो मर जाएंगे, वो इवन वो खुद भी मर जाएंगे, उनको भी पता नहीं, वो रोड पे बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं कि कोई गाड़ी आकर मुझे मार देगा। डेथ एंड लाइफ का उनको कोई रियलिटी उनको नहीं पता है, वो हम लोगों को उनको समझना पड़ेगा। राणा जी, एक सवाल मेरा होगा, अभी रील्स और यूट्यूब के ज़माने पे देखा जा सकता है कि अभी स्नेक कैचर जो होते हैं वो स्नेक कैचर कम होते हैं और यूट्यूबर ज्यादा होते हैं, स्टंट करते हैं वो जी, बिल्कुल। वो सांप पकड़ते हैं, ठीक है, रेस्क्यू किया, उसको अपने पास महीने 2 महीने रख लेते हैं और यूट्यूब पे व्यूवर बढ़ाने के लिए वो लगातार उसी सांप से वीडियो बनाते हैं, जानबूझकर कहीं पर घुसाते हैं, देखिए यहाँ से हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो उन स्नेक कैचर की पहचान करके उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, मैंने इस पे कार्रवाई करवाई भी है, और धनबाद में मैं डीएफओ सर अभी बिमल लकड़ा सर हैं, उससे पहले अभी विकास पालीवाल सर हैं, और पूर्व में थे बिमल लकड़ा सर, उनसे पहले थे सौरभ चंद्रा। तो मैंने इन 8-10 वर्षों में इन तीनों के साथ मैंने काम किया है, और यहाँ का एक एक चीज़ पे सिर्फ एनिमल्स। परिणाम क्या है उसका, ये बताइए हमको। परिणाम ये है कि एक यूट्यूबर थे, उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स था। अभी आपने देखा होगा कि एक दिल्ली में भी एक केस हुआ था एल्विस यादव का, फिर वो पार्टीज करते थे, स्नेक बाइट्स कराते थे, उनका भी वीडियोस और एविडेंस मिला। तो ये जो रेस्क्यू करते हैं, ये खुद को उस समय समझते थे कि भाई मैं ही मालिक हूँ। आप एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ हो, उसका एक स्वतंत्र लाइफ है, आप उसमें लॉज, वाइल्ड लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बना हुआ है, उसमें आप सुने होंगे कि सेलिब्रिटीज़ भी उसमें उस पर भी एफआईआर हुआ है, इतने बड़े बड़े। तो आप कैसे उसको अपना संपत्ति समझ लिए कि आप उसको घर पे रख ले रहे हैं। आपके घर में एंटी वेनम का जब रेड पड़ता है आपके घर में, तो आपके घर में एंटी वेनम का फाइल्स निकलता है। एंटी वेनम का फाइल्स रखने का सिर्फ अधिकार सरकारी हॉस्पिटल में है, और कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको ऑथराइज गवर्नमेंट किया है, सिर्फ उनके पास है। आपके पास कहाँ से आ रही है वो फाइल्स? तो ये बाद में जब पता चला, तो इनको पता चला एक वेनम का बिजनेस है यहाँ इंडिया में, ये चल रहा है, मतलब 1 ml वेनम का 20,000 प्राइस पड़ता है इसका। तो आप समझ लो कि कितना एक्सपेंसिव है और इसका बिजनेस कैसे रोटेट कर सकता है। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। देखिए, हमारा सवाल
तीनों से है, भावना जी से भी है, रवि जी से भी है, राणा जी से भी है। क्योंकि धनबाद में आए दिन जो है ब्लड की कमी को देखने को मिलता है और कई जो है एनजीओ काफ़ी कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं समय पर। अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें चाहे प्राइवेट अस्पताल की बात करें, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में तो जो है ब्लड के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी जो है पैसे वसूले जाते हैं। सरकारी में भी जो है उनको जो है टाइम पर नहीं मिला जाता है। तो आखिर में इनकी क्या वजह है कि आप लोग तीनों एनजीओ हैं और ब्लड में जिस तरह से अगर गरीब की अगर हम बात करें मरीज की, तो वो उनकी जो है समय पर नहीं मिल पाती है और वो जो है उस ब्लड के इंतजार में जो है मरीज की जो है मौत हो जाती है। तो तीनों इन पर जो है नीतीश जी, मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा एक स्टेटमेंट कि आप कभी भी चले जाइए, आम आदमी जब जाते हैं कि ब्लड की जरूरत है मरीज को, तो उनसे कहा जाता है कि पहले ब्लड आप हमको दीजिए तब मैं दूंगा। तो फिर वो ब्लड एकत्रित जो होता है वो कहाँ जाता है, ये अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैं इस बात की मतलब शाबाशी भी देता हूं कि ब्लड एकत्रित करने वाले संस्था जो है धनबाद में बहुत है। अभी भी मेरे पास एक न्यूज़ आया हुआ है कि हमने 21 यूनिट ब्लड अभी लॉ कॉलेज में कराए हैं, उसका एक न्यूज़ बना दीजिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप जाते हैं तो कहा जाता है कि पहले आप एक आदमी को लेकर के आइए, मुझे ब्लड दीजिए तब मैं ब्लड दूंगा उस ग्रुप का। ऐसा क्यों रवि जी? इसमें सर होता है क्या है कि मान लीजिए मेरा 20 या 25 यूनिट ब्लड हम एकत्रित किए, तो होता है क्या है कि एक्सीडेंटल केस में कोई भी हॉस्पिटल वो जिस समय ब्लड की अवस्था जरूरत पड़ेगी वो ब्लड वहाँ से वो निकाल कर देगा। और होता है क्या कि बहुत सारा केस में एक्सीडेंटल केस में ब्लड वहाँ से निकाल के दे देता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट के परिवार वाले वहाँ ब्लड जमा नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे ब्लड निकल जाता है। और जो सवाल आपने पूछा कि एक थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उनसे डोनर नहीं लिया जाता है, तो वहाँ से भी वो ब्लड निकलता है। और सबसे पहला ये होता है कि आजकल लोग सही में डिपेंड हो गए संस्था पे, फ़ोन लगा दिए कि भैया 1 यूनिट ब्लड का जरूरत है, 2 यूनिट ब्लड का जरूरत। उनके परिवार वाले पहले आगे आते ही नहीं है, पता नहीं उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है। हम साल में 7 बार मेरा ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, हर 3-3 महीना में 3 बार अपना रोटी बैंक का लगता है। उसके अलावा 4 हम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा हम 7 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग आगे आते ही नहीं है। भावना जी हाँ सर, कुछ बातें तो मैंने भी सुनी है पर इन पे हम ज़्यादा कमेंट पास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहते। लेकिन हाँ, ये बात है कि कहीं ना कहीं लोग ब्लड डोनेट नहीं करना चाह रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं है कि ब्लड डोनेशन करने से हमारा किस तरह का बेनिफिट होगा, क्या सुविधाएं होती, ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी भी उसको भी ख़त्म करें। राणा जी एक सेकंड रवि, आप सरकारी या प्राइवेट का बात कर रहे थे, हम बता रहे हैं ना आज की डेट में सबसे बेस्ट प्राइवेट है। पैसा लेता है नो डाउट, हम मानते हैं कि हर जितना भी धनबाद में ब्लड बैंक है, लेकिन सबसे बेस्ट है। ठीक है, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्राइवेट ब्लड बैंक सही इसलिए कि आप जब जाइएगा उस समय आपको जो भी 1600-1700 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज है तुरंत मिलेगा। आप हम सही बता, अभी पीएमसीएच में चले जाइए, आपको कम से कम 4 से 5 घंटा वहाँ खड़े रहना पड़ेगा, तब आपको जाके ब्लड मिलेगा। रवि जी, इस बात से भी आप इत्तेफाक रखेंगे कि जैसा आपने कहा कि जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको ब्लड तुरंत मिल जाता है, आप इसको ही उलट दीजिए कि जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसे ही ज्यादा परेशान किया जाता है। अगर हकीकत आप देखिएगा तो यही बात है, और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो 4 लोगों के साथ गए हैं तो उनको जरूर मिल जाता है। जिनका जान पहचान वो फोन कर दिए उनको ब्लड मिल गया। तो ये व्यवस्था क्यों है? क्योंकि ब्लड डोनेशन बहुत हो रहा है। जैसे भावना मैम ने कहा कि लोग अभी ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखिएगा तो ये जागरूकता जो है बढ़ा है। नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत आप जैसे लोगों की वजह से ही बढ़ा है। और कैंप लगाते हैं, हमारे भी मोहल्ले में बहुत सारे कैंप लगाते हैं और जब भी जरूरत होता है हम लोग जाकर के जरूर देते हैं। तो ये अभी तो जागरूकता जो है वो बढ़ा है। राणा जी इस पर एक देखिए, सबसे पहले तो ये जिस तरह ब्लड का इश्यूज़ है, हेल्थ का इश्यूज़ है और सोशल वर्क का इश्यूज़ होता है, इसमें सबसे पहले जो वीआईपी कल्चर है ना, ये सबसे पहले पॉकेट में रख के रहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं कि अगर वीआईपी हैं तो आपको वो शक्ल देख के, अरे भाई उनका गाड़ी से आए 4 व्हीलर से तो उनको लिए ब्लड अवेलेबल हो गया, और कोई गरीब आदमी गया तो उनको नहीं मिला। एक रिम्स की महिला थी, रिम्स में केस आया था, उसकी सिस्टर रहती थी झरिया में, और उसकी जो सिस्टर जो पेशेंट थी उनका किडनी एक डैमेज हो गया था, और वो बोकारो बीजीएच की नर्स थी, और वो उनका रिम्स में डोनर वहाँ खड़ा है। आप सोचिए, रिम्स जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल में डोनर खड़ा है, हजारीबाग से आके डोनर खड़ा है,
और उनको 2-3 घंटा खड़ा रहना पड़ा। उनका कॉल आया मेरे पास, फिर मैंने जब वहाँ लाइनअप किया तब जाके उनको डोनेशन दिया गया। आप सोचिए, एक तो डोनर मिलता नहीं है, अब डोनर मिल रहा है तो डोनर को 3 घंटा आप खड़ा रखें। तो ये सब इश्यूज हैं। दूसरी चीज़ है कि एक बहुत साल 8-10 साल पहले एक मैंने न्यूज़ पे देखा था कि 1 यूनिट ब्लड को 3 यूनिट ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करके। तो ये सब भी सिंडिकेट्स है, तो उस पर भी नज़र रखें। लोग भावुक होकर ब्लड डोनेशन देते हैं, लेकिन इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि वो सही में जो ब्लड, अभी सर ने बताया कि 21 यूनिट्स ब्लड डोनेट हुआ, तो वो यूनिट गया कहाँ, उसका आंकड़ा क्या है, वो रोज़ का जो खर्चा हो रहा है जो यूज़ हो रहा है डोनर्स पेशेंट्स पे, तो वो जो बैलेंस शीट उसका एक होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होना चाहिए, पब्लिक को वो पता चलना चाहिए। इवन जो ब्लड डोनेट कैंप्स कर रहे हैं, इवन स्पेशली उनको पता होना चाहिए कि सही में जो डोनेशन गया है वो एग्जैक्टली कहाँ यूज़ हो रहा है वो ब्लड्स का। ऑनलाइन सारा आज के डेट में जितने भी ब्लड बैंक है ना, उसमें सारा आपको ऑनलाइन दिखेगा कि कौन से ब्लड बैंक में कौन सा ग्रुप का ब्लड है, वो सारा दिखता है। आजकल सब ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें ये चीज़ तो हो नहीं सकता है। लेकिन मैं आपके 99 न्यूज़ के माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अगर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और उनको कहीं ब्लड नहीं मिल रहा है, अगर प्राइवेट से भी दिलवाना होगा तो रोटी बैंक हमेशा उन लोग के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 99 कॉन्क्लेव में आज हमारे साथ 3 एनजीओ के बहुत ही काबिल शख्स रवि शेखर जी, भावना सिन्हा और राणा प्रताप जी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बताया कि और इसे धनबाद को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। रोटी यूथ बैंक के बारे में आप सारी चीज़ें जान रहे होंगे। शुभ आरंभ जो भावना सिन्हा जी के एनजीओ हैं, उनके बारे में भी लोग जान रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं। पशु प्रेमी राणा प्रताप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और यकीनन बखूबी जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, अगर आपके पास कोई सवाल भी हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ डोनेट भी करना चाहते हैं रोटी बैंक के माध्यम से, तो आप इनका नंबर भी यहाँ पर से ले सकते हैं और इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मैं उन दर्शकों के लिए कह रहा हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लोगों को ला करके वहाँ पर ब्लड डोनेट नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उनकी मरीज़ की हालत सीरियस है और उनको ब्लड की ज़रूरत है, तब भी आप बिना झिझक इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और सैल्यूट है इन तीनों योद्धाओं को जिन्होंने बखूबी धनबाद के लिए काम कर रहे हैं, और आप सभी दर्शकों का भी जो 99 कॉन्क्लेव को बेहद पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए 99 कॉन्क्लेव। थैंक यू वेरी मच।